नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है। कल के मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे ये हम आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि लंबे समय के लिए आपको इस बाजार में कहां पर पैसा लगाना है। तो आज आपकी तैयारी कराने साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ एक खास मेहमान है, हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। आशीष से हम जानेंगे आज के मार्केट का पूरा एक्शन, कल आने वाले दिग्गज नतीजों पर भी हमारा फोकस रहेगा और रिलायंस के नतीजों का अनुमान बताएंगे संदीप, एचडीएफसी का अनुमान जानेंगे पूजा से और डाबर का अनुमान बताएंगी देवांशी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज रहा है। चलिए तो अब बताते हैं आपको मार्केट का हाल। एक्सपायरी के एक दिन पहले आज बाजार में दिन भर सीमित दायरे में कारोबार रहा, लेकिन क्लोजिंग से पहले बाजार में गिरावट बढ़ी और बाजार करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी करीब 100 अंक फिसलकर 11,200 के पास बंद हुआ, तो सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ऑटो और आईटी शेयरों में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। ये देखिए आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 353 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, वहीं डीआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 506 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार कमजोर पड़ गए, ये वायदा में एक्सपायरी का दबाव है या कुछ और? आज के कारोबार पर आपकी क्या राय है? कल जुलाई सीरीज के महीने की एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार में उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला। ट्रेंड मजबूती का है, ग्लोबल मार्केट स्टेबल थे और एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव हुआ कम और वायदा कारोबार में आए खरीदारी के आंकड़े, और इसके दम पर बाजार ने जोश के साथ शुरुआत की 11,300 के ऊपर और 11,341 का नया हाई भी बनाया, जो इस बुल रन में हमने अब तक का सबसे ऊपरी स्तर देखा। लेकिन उसके बाद लगभग 200 अंकों का करेक्शन आता हुआ दिखा मिड सेशन में और बाजार पहुंचे 11,150 के अहम सपोर्ट लेवल पर भी, और वहीं से सपोर्ट लेकर जहां बंद हुए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है 11,200 के लेवल पर एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले। यानी कि एक बार तेज खरीदारी, दूसरी बार तेज बिकवाली, पोजीशन हुई हल्की और 11,200 पर मिली है क्लोजिंग। ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, जब तक आप 11,100 के नीचे बंद नहीं होते हैं तब तक तो डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन वोलेटिलिटी जो हो रही है वो बेहद इंटरेस्टिंग है और एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले भी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, सरप्राइजिंगली आज बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत दिखा। 22,350 के हाइज भी बनाए और उसके बाद एक बार की 21,900 तक भी फिसला, लेकिन उसके बाद वापस जो निफ्टी बंद हुआ वो 22,000 के ऊपर ही बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज का एक्शन जो भरपूर दिखा है निफ्टी में, बड़े दिनों बाद बैंक निफ्टी के मुकाबले में कमजोरी जो ज्यादा दिखी उसकी एकमात्र वजह रिलायंस में 4% की तेज गिरावट थी और इसी के दम पर बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए। लेकिन अब एक्शन जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नतीजों के लिहाज से भी और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक्सपायरी के लिहाज से भी, और उस लिहाज से आज का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग रहा। नए रिकॉर्ड्स भी बने तो वापस से तेज प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी। तो हायर पुट कॉल रेशियो पर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग, एफआईआईज की खरीदारी के दम पर निचले स्तरों से रिकवरी भी, और 11,200 के एकदम अहम लेवल पर जाकर हमने आज दी है क्लोजिंग। ठीक है, अब आपको ये बताते हैं कि आज के मार्केट में जो एक्शन हमने देखा उस एक्शन के पीछे वजह क्या रही, कौन कौन से ऐसे सेक्टर थे जहां पर एक बड़ा एक्शन का माहौल बना और किन खबरों के दम पर बना, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष मौजूद हैं। आशीष बताइए।
देखिए, तेजी के साथ बाजार में शुरुआत हुई, हालांकि बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया और दिन के दौरान निफ्टी 11,200 के भी नीचे फिसला। लेकिन अच्छी बात ये रही कि क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो 11,200 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी और 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में निफ्टी बैंक कामयाब हुआ है। लेकिन पूरे दिन अगर आप देखें तो बुल्स और बेर में खींचतान देखने को मिली। 11,200 की ऐसी रेंज है जहां पर काफी देर तक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन कमजोर बाजार में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी के सौदे बनते हुए आए, या फिर कुछ ऐसे भी स्टॉक है जहां पर जो मंदी के सौदे हैं वो कटे, जिसके चलते तेजी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है 27% बढ़ा, स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली, यानी यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आई। एनएमडीसी एक और स्टॉक है जहां पर ओपन इंटरेस्ट में 16% का इजाफा देखने को मिला, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर भी दिन के दौरान अच्छी तेजी देखी गई। उज्जीवन और एल&टी फाइनेंस, इन दो स्टॉक्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा। कल भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है तेजी देखने को मिली थी। आज यहाँ पे फर्दर जो है जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो कटती हुई नजर आई और 44% ओपन इंटरेस्ट घटा, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। एल&टी फाइनेंस का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें 28% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन फार्मा स्टॉक्स आज एक्शन में देखने को मिले, और खासतौर पर अगर आप देखें तो नतीजों के बाद डॉक्टर रेड्डी शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली। जुबिलेंट लाइफ, एफडीसी जो कि आपको संदीप जैन साहब ने बताया था, यहाँ पर भी बहुत तेजी बढ़िया देखने को मिली। टोरेंट फार्मा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी खरीदारी के रुझान देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है अच्छे नतीजों का असर देखने को मिला इंडसइंड बैंक पर। पीएनबी, आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये भी कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पर दिन के दौरान खरीदारी देखने को मिली। मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये पूरे दिन अगर आप देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बरकरार देखने को मिला। लेकिन ऑटो सेक्टर खास रहा, क्योंकि आप देखिए कल के सत्र में यहाँ पर रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली थी। लगभग सभी जो ऑटो स्पेस के स्टॉक्स हैं यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखा। लेकिन ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो आज जो है एमएनएम, हीरो मोटो, मारुति और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स हैं यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। और आईटी स्टॉक्स में आप देखिए बिल्कुल वो वैसा ही ट्रेंड है जैसे ऑटो स्टॉक्स का मैंने आपको बताया कि कल यहाँ पर तेजी थी, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं ये तेजी थमती हुई नजर आई। एचसीएल टेक, साइन, टेक महिंद्रा और टीसीएस यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में जो है बड़ा ही मिला जुला कारोबार रहा। अब कल एक्सपायरी का दिन है, कल कैसा मूव आता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन डिटेल में आशीष ने हमें समझाया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज के मार्केट को देखते हुए कल के बाजार में कल के लिए कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? जी, आज के जैसे मार्केट में हमने देखा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में काफी अच्छा रुझान बना हुआ है, और मार्केट इतना डाउन होने के बावजूद भी फार्मा स्टॉक्स में काफी बाइंग देखने को मिला। और मेरा भी मानना यह रहेगा कि जो फार्मा सेक्टर की रैली है वो आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि सबसे पहला तो बात है कि जो भी कंपनियां हैं उनके नतीजे ठीक आ रहे हैं, नतीजों में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, और जो डिमांड एफएमसीजी और फार्मा में क्रिएट हुई है उसके कारण से अगला आने वाला क्वार्टर भी काफी अच्छा इन कंपनियों का लगता है। तो एक स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किया है आपके दर्शकों के लिए, जो 1 दिन से 5 दिन की पोजीशन भी ली जा सकती है, वो रहेगा सिप्ला। स्टॉक अपने बिल्कुल 52 वीक हाई के पास में अब आ गया है, और स्टॉक की बिल्कुल एक री रेटिंग हो रही है। इनके पास में जो कोरोना से लड़ने के लिए रेमडेसिविर करके जो दवाई है उसका काफी बड़े मैन्युफैक्चरर सिप्ला है, और अभी कुछ यूएस एफडीए का भी उनका एक जेनेटिक डिसीज का अप्रूवल मिला है उनको। बट मेरा मानना है कोरोना रिलेटेड डायरेक्ट प्ले यदि किसी कंपनी पे आप कॉल लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सिप्ला में कॉल लिया जा सकता है। और स्टॉक का मेरा मानना है कि कल तो 695 तक का नया हाई देखने को मिल सकता है, और यदि 5 दिन की पोजीशन रखें तो 730 रुपए के लेवल भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कल आने वाले कुछ नतीजों की। और कल एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजे आने वाले हैं। कैसे नतीजे रह सकते हैं, इस अनुमान को बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, बताइए। जी, एचडीएफसी लिमिटेड के नतीजों से अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, लेकिन थोड़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ब्याज से आय की बात करेंगे तो 12% की ग्रोथ रहेगी। मुनाफे में 21% की गिरावट इस बार देखने को मिल सकती है, और कारण होगा इनका बढ़ा हुआ प्रोविजनिंग में थोड़ी बढ़त जो दिखेगी, उसकी वजह से मुनाफे पर दबाव रहेगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के जरिए जो इनको निवेश बिक्री के जरिए जो इनको मुनाफा होता है, वहां पर भी कमी देखने को मिलेगी। हर बार की तरह उतना ज्यादा बढ़त नहीं
नहीं रहेगी और उससे भी मुनाफे पर असर पड़ेगा। HDFC लाइफ में हिस्सा बिक्री से 1280 करोड़ का फायदा होने का अनुमान है, जिससे कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा लोन बिक्री के जरिए भी आय में कमी भी होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ लिक्विडिटी काफी मजबूत रहेगी, नकदी की कोई समस्या नहीं है और एसेट क्वालिटी भी स्थिर ही रहेगी, वहां पर भी कुछ दबाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डिसबर्समेंट ग्रोथ पर बात करें तो वहां कोविड के चलते कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बोर्ड की बैठक भी होगी, जिसमें कि नतीजों के साथ साथ करीब 14,000 करोड़ रुपए जुटाने पर भी चर्चा होगी। तो HDFC लिमिटेड से स्टेबल नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं। ठीक है, आशीष जी, सर इस अनुमान को देखने के बाद आपका क्या नजरिया बन रहा है HDFC लिमिटेड पर? जी, मेरी सलाह रहेगी कि ये पर्टिकुलर जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें एक काफी बड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है, जिसका जो रिजल्ट में इसके देखने को भी मिलेगा HDFC के भी, क्योंकि जो HDFC को जो इतना हाई वैल्यूएशन मिलता था वो उसकी ग्रोथ स्टोरी के चलते हुए आपको मिलता था, और लास्ट क्वार्टर में सभी का चूंकि डी ग्रोथ हुआ है तो यहाँ पे भी एक डी ग्रोथ देखने को मिलेगा, और मेरा मानना है कि नतीजों पे भी प्रेशर रहेगा। तो मेरी स्टॉक को अभी ना खरीदने की सलाह है। मेरा सलाह ये रहेगा कि इसको एक क्वार्टर और थोड़ा स्टेबलाइज होने देते हैं। उन्होंने भी मोरेटोरियम अपने क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को एक्सटेंड किया है, वो भी कमेंट्री देखने जैसी है, बट मेरी अभी स्टॉक को टाइमिंग के लिए बाय ना करने की सलाह रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो आपकी राय बाइंग नहीं करने की है। कल रिलायंस के जून तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों का अनुमान लेकर संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, बताइए रिलायंस के जून तिमाही के नतीजों को लेकर क्या है अनुमान? देखिए, नंबर्स तो कमजोर रहने का ही अनुमान है। हमारा ऐसा अनुमान है कि इस बार क्वार्टर क्वार्टर कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनके आय और EBITDA दोनों ही करीब 23% के आसपास गिरते हुए दिखेंगे। अगर आप रिपोर्टेड बेसिस पे देखें मुनाफा जरूर 22% बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप नेट टू नेट बेसिस पे, एडजस्टेड बेसिस पे देखिए तो करीब 27% के आसपास का ड्रॉप आएगा। पिछली बार उन्होंने करीब 4,250 करोड़ रुपए का एक वन टाइम हिट भी लिया था। नंबर्स कमजोर इसलिए हैं क्योंकि एक तो रिफाइनिंग सेगमेंट यहाँ पे जो करीब $9 के आसपास के GRM से वो घटकर $6.5 के आसपास रह जाएंगे। पेटकेम में वॉल्यूम कम होंगे लॉकडाउन की वजह से, मार्जिन भले थोड़े से सुधरते हुए दिखे। इसके साथ साथ जो नए बिजनेस है इसमें रिटेल कारोबार, एक तो लॉकडाउन था और सीजनल वीकनेस, उस वजह से भी इस बार कमजोरी देखने को मिलेगी। केवल जो सेविंग पॉइंट है वो जियो का कारोबार है, जो कि इस बार भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 1 करोड़ नए ग्राहक जुड़ने का अनुमान है, और उसके साथ साथ दिसंबर में जो प्राइस हाइक इन्होंने लिया था उस वजह से जो आरपू है वो करीब 130 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 134 से 136 रुपए की रेंज में आ सकते हैं। 6% इनका बिक्री बढ़ेगी। जियो की कामकाजी मुनाफा 13.5%, मुनाफे में करीब 11% के आसपास का ड्रॉप आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए, जितना जियो का प्रदर्शन अच्छा रहेगा उतना ओवरऑल नंबर जो है रिलायंस के वो कम कमजोर देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारा अनुमान यही है कि नंबर इस बार तिमाही दर तिमाही बेसिस पे कमजोर ही रहेंगे। तो अनुमान से कम यहाँ पर नतीजे जो है वो कमजोर रहने की संभावना है, ये अनुमान है। तो इस पर सर क्या व्यू है आपका, आशीष जी? देखिए, यदि इनके जो सारे बिजनेस वर्टिकल की बात करते हैं तो रिफाइनरी भी फुल कैपेसिटी पे इस क्वार्टर में ऑपरेट नहीं हुई है। जो पेटकेम बिजनेस है वहाँ पे भी ऑफटेक स्लो था, कि जो यार्न मैन्युफैक्चर है या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें भी काफी बंद थी कंपनियां, तो वहाँ पे भी एक थोड़ा प्रेशर था। तो जो सेवियर रहेगा यहाँ पे वो अगेन जैसा आपके एनालिस्ट बात कर रहे थे, जियो ही एक सेवियर रहेगा इस बार। और दूसरा जो उनका ट्रेजरी का जो प्रॉफिट है वो काफी बड़ा सपोर्ट इस क्वार्टर में भी प्रोवाइड करेगा। तो मेरा मानना है कि नतीजे थोड़े वीक है। मार्केट में आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली उसके एक्सपेक्टेशन में आ भी गया और स्टॉक ने एक वन वे रनअप दिखाया है, तो बिल्कुल थोड़ा सा मुनाफा वसूली बाजारों में उम्मीद की जा सकती है। बट चूंकि अब अगली जो स्टोरी है उनकी कि जियो के बाद में रिलायंस रिटेल में जो आगे इक्विटी सेल करने की बात जो चल रही है और जो फ्यूचर रिटेल का एक्विजिशन वगैरह है वो उस स्टॉक में एक मोमेंटम बना के रखेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि रिलायंस में बिल्कुल शॉर्ट अभी भी नहीं जाना चाहिए। यदि आपके पास में प्रॉफिट है अभी तो एक बार प्रॉफिट बुक करें, और नतीजों के बाद में यदि कोई थोड़ा सा डिप आता है तो स्टॉक को एक्यूमुलेट ही करने की सलाह है। ठीक है, ठीक है। और कल डाबर के भी नतीजे आने वाले हैं। डाबर के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, ये अनुमान बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देवांशी, बताइए।
डाबर के नतीजे इस तिमाही में हल्के से कमजोर रहने का ये अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे अहम होगा वॉल्यूम ग्रोथ देखना। पिछले साल जो बेस था वो करीब 10% का था, तो ऊंचा बेस था, इसके चलते इस बार -12% से लेकर -15% की वॉल्यूम ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आय है उसमें करीब 12 से 13% तक गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 15% घट सकता है और जो मार्जिन है वो फ्लैट रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कंपनी ने जो अपने खर्चे हैं उसमें थोड़ा सा नियंत्रण किया है और इसी के चलते मार्जिन इस बार फ्लैट रहते हुए दिख सकते हैं। मुनाफा करीब 10 से 11% तक घटता हुआ दिख सकता है, लेकिन अगर इफेक्टिव टैक्स रेट और कम होता है तो इसका सहारा मुनाफे को जरूर मिलता हुआ दिखेगा। अब अगर आय की बात करें तो पिछले तिमाही में मैनेजमेंट ने कह दिया था कि कोविड के जो लॉकडाउन है उसके चलते करीब 400 या 450 करोड़ तक की गिरावट आ सकती है आय में। तो इसको अगर आप फैक्टर इन करते हैं तो आय में करीब 12 से 13% तक की गिरावट कही जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इनके जो हेल्थ केयर कारोबार है, साथ ही इनकी जो इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बिक्री काफी बेहतर होती हुई दिखी है। इसके चलते आय को थोड़ा सा सहारा मिल सकता है। और साथ ही अब ये देखना होगा कि इनकी जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ से कितनी ग्रोथ आती हुई दिखी है, साथ ही जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं उसमें कितनी ज्यादा ग्रोथ आई है, ओरल केयर सेगमेंट में कितनी ग्रोथ आती हुई दिखी है, ये कमेंट्री में अहम होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें नतीजे इस तिमाही में हल्के से कमजोर रह सकते हैं। ठीक है, और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल तो एक्सपायरी का भी दिन है, कहां पर ऑप्शन के जरिए ट्रेड लिया जाए? जी नमस्ते मृत्युंजय और नमस्ते जी के सभी उत्साही दर्शकों को। मैं समझता हूं कि सिप्ला एक ऐसा स्टॉक है जिसने आज वापस करवट ली है पॉजिटिव साइड में, और इसका 700 का कॉल, अभी बता दूं कि ये सेटलमेंट है कल, तो आपको कोई लेने देगा नहीं इस महीने का कॉल, लेने देगा तो बहुत बड़ा मार्जिन देगा। तो जो सिर्फ कॉल में खेलना चाहते हैं उनके लिए अगस्त के अंदर 700 की कॉल, अगस्त की कॉल ली जाए। 26 रुपये 80 पैसे का इसका क्लोजिंग था लास्ट, 22 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रखें 35 रुपए का। ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सीरीज में 752 के ऊपर जब ये स्टॉक जाए तो वो नया हाई होगा और उस सीरीज तब ये इसको दोबारा रिविजिट किया जा सकता है। फिलहाल ये कॉल आप महज 4-5 दिन से ज्यादा न रखें। जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। और अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और साथ ही लंबे समय के लिए आप कहां पर पैसा लगा सकते हैं। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के मार्केट में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, कल वायदा बाजार में मंथली एक्सपायरी है, कारोबारियों को क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? तैयार हो जाइए बड़े एक्शन के लिए। कल का दिन जो वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी का है, अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा। बड़े मूव्स आने की संभावना पूरी है। जहां एक और हमारे यहाँ एफआईएस की जो खरीदारी होती दिखी है वो बाजार को मजबूत रखे हुए, वहीं दूसरी ओर पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है और ट्रेडर्स की पोजीशन जरूरत से ज्यादा होने की वजह से एक करेक्शन भी दिखा है। आज ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। अमेरिका में फेड की बैठक का दूसरा दिन है, वहां से किस तरह के संकेत आते हैं उसके दम पर हम शुरुआत करेंगे कल सुबह। फ्यूचर्स भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद जो एक्शन होगा पूरा का पूरा एक्सपायरी का शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। दोनों ही तरफ की पोजीशन दमदार बनी है निफ्टी पर, और ऐसे में अगर 11,050 11,150 के निफ्टी के अहम सपोर्ट लेवल को निफ्टी होल्ड कर पाता है तो ऊपरी स्तर पर 11,300 11,350 तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो नीचे जो सपोर्ट आ रहा है वो 11,100 से 11,150 आ रहा है, ऊपर 11,300 11,350 रुकावट की रेंज होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 21,800 21,900 की रेंज में पहला मजबूत सपोर्ट है, वो टूटा तो 21,500 600 तक की तैयारी हो सकती है। संभावना हालांकि कम है, 21,800 21,900 के सपोर्ट को हम होल्ड कर पाएंगे। ऊपरी स्तरों पर 22,300 22,500 वो रेंज है जिसके पार जाना मुश्किल है, वो आपके लिए बड़ी चुनौती वाला रुकावट वाला लेवल होगा। इन लेवल्स पर ये ध्यान में रखकर आपको कल एक्सपायरी की तैयारी करनी है।
पोजीशन दोनों तरफ बनी है। बड़े दिनों बाद निफ्टी में कॉल राइटिंग भी हुई है, तो ऐसे में ऊपरी स्तरों पर दबाव भी रहेगा, दोनों तरफ के एक्शन भी मिलेंगे। रिजल्ट्स के लिहाज से भी बड़े दिन है, बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो उस लिहाज से आपको भरपूर एक्शन कल के सेशन में मिलने वाला है, उसकी आप तैयारी कर लीजिए। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब आशीष जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ऐसे मार्केट में अगर कोई लंबे समय के लिए निवेश करना चाह रहा है, पैसा लगाना चाह रहा है, तो उनको कहां पर पैसा लगाना चाहिए? जी, जैसे मैंने कहा था कि फार्मा एक सेक्टर है जहां पर 2020 और 2021 के लिए बिल्कुल सेफ बेट रहेगा, क्योंकि जब तक ये कोविड का रिलेटेड इशू चलते रहेंगे तब तक ये फार्मा कंपनियों के स्टॉक परफॉर्म करते रहेंगे। तो यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से जो इंडिया की नंबर 2 कंपनी है वो है डॉक्टर रेड्डीज लैब। मैं उसको रिकमेंड करना चाहूंगा। मेरा मानना है अभी सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी के बीच में जो गैप है वो करीब 50,000 करोड़ मार्केट कैप का गैप है, और आप देखेंगे 6 महीने के अंदर वो 10 या 20,000 करोड़ बचने वाला है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप 71,000 करोड़ आज है, तो अगले 6 महीने में करीब 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो अब क्वार्टरली नंबर्स आए वो काफी अच्छे नंबर्स हैं मेरे हिसाब से। ईयर ओवर ईयर जो उन्होंने 15% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, ये एक ड्रीम ग्रोथ है। इसके अलावा जो मार्जिन में उनके करीब 400 बेसिस पॉइंट से ऊपर का इजाफा हुआ इतने खराब मार्केट कंडीशन के बावजूद, वो एक काफी पॉजिटिव बात है। और तीसरी बात है, यदि आप पिछले साल के इस क्वार्टर में उनके जो एक्सेप्शनल इनकम उनको एक क्लेम मिला था करीब 350 करोड़ का, वो हटा दें तो 315 करोड़ का मुनाफा था जो उनका नेट प्रॉफिट था। उसके सामने इस बार उन्होंने 580 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है। तो ये एक फार्मा कंपनी की लिए बिल्कुल एक फिनोमिनल नंबर्स है, और मेरा मानना है कि इस स्टॉक की अब आगे जाके काफी और री रेटिंग होने वाली है। तो 5500 रुपए का मेरा कम से कम प्राइस टारगेट और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अगले 6 महीने में डॉक्टर रेड्डी के लिए। ठीक है। और अब आपको बताते हैं कल के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, कल मंथली एक्सपायरी है और 11,200 की कॉल ऑप्शन में हम बाय की रिकमेंडेशन देंगे, जो आज की क्लोजिंग 59 के आसपास है, बट अगर थोड़ा नीचे मिल जाए 45 के आसपास तो लेना चाहिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसको कम से कम 80 से 85 रुपए का टारगेट रखेंगे। तो 11,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे। और अगर स्टॉक में देखना है तो टाटा स्टील में आज अच्छा मूव था, तो टाटा स्टील 373 के आसपास क्लोजिंग है, 382, 383 का टारगेट रखना चाहिए और 365 का स्टॉप लॉस होगा। जी, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, आशीष जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज के मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है और कल का बाजार कैसा रह सकता है, लंबे समय के लिए आपको कहां पर निवेश करना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।